हम लोगों ने पहले लेक्चर में थियरी कंप्लीट की थी, तो फोर्स की भी थियरी कंप्लीट हो गई थी और टॉर्क की भी थियरी कंप्लीट हो गई थी। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है उसके बारे में भी अपने ने समझ लिया। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जब लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो भी अपने ने कवर कर लिया था। तो अब अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस में अपने एचसीबी में दो चैप्टर हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के। एक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ फील्ड ड्यू टू करंट और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड नाम से। तो हम पहला चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट यहाँ से क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। चलिए, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 मैं रीड करके भी बताता हूँ। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 30 एम्पियर इज प्लेस्ड in an external uniform magnetic field 1 into 10 to the power minus 4 Tesla parallel to the current. Find the magnitude of the resultant magnetic field at a point 2 centimeter away from the wire. Okay. देखिए, हमें लॉन्ग वायर दिया हुआ है जिसमें 30 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है पैरेलल टू द करंट। देखिए, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये, और इसको इस तरीके से हमने रखा है करंट कैरिंग वायर को, और लॉन्ग है तो हम लॉन्ग दिखा देते हैं, और करंट की वैल्यू इसमें दे रखी है वो 30 एम्पियर है, और जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर इसको प्लेस किया गया है वो 10 to the power minus 4 टेस्ला दिया हुआ है। अब फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम वायर। अब 2 सेंटीमीटर बोला है, कोई सा भी हम चलो कंडीशन लेके चलते हैं। हम चलिए नीचे 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं यहाँ से वायर से। R इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, ये पॉइंट P है। अब यहाँ पे खड़े होके हम देखेंगे तो करंट क्लॉकवाइज है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होगी इसकी वायर की वो इनवर्ड होगी। इसको हम B डैश लिख देते हैं। वायर की मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपकी हॉरिजॉन्टल है। मतलब अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो ये इस तरीके से बनेगा। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और ये वायर की मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के नॉर्मल होंगे। तो अपने को नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। बी डैश की वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। लॉन्ग वायर का फार्मूला हम लोग लगा देंगे, और म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और आई की वैल्यू कितनी है? 30 एम्पियर, 2 पाई, और आर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके हम इसको रख लेते हैं। तो ये 2 आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये यहाँ से 10 टू द पावर माइनस 5, तो बी डैश की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला। अब नेट फील्ड हमें निकालनी है, बी नेट। वो नेट फील्ड अगर हम किसी लोकेशन पे देखेंगे तो एक्सटर्नल फील्ड प्लस वायर की फील्ड दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है। क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर प्लस बी डैश का होल स्क्वायर। 90 डिग्री पे वेक्टर का एडिशन का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो b की जगह पे 10 टू द पावर माइनस 4 और b डैश की जगह पे 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे 10 टू द पावर माइनस 4, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 10, यानी अंडर रूट 10
इतना टेस्ला जो है नेट फील्ड हमें मिल जाएगी। कुल मिला के ये था कि दो फील्ड हैं एक पॉइंट पे और उन दोनों फील्ड का हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है और दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, बायर की इनवर्ड और जो एक्सटर्नल फील्ड है उसकी आपकी पॉजिटिव एक्स में हम मान के चले हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ए लॉन्ग वर्टिकल वायर carrying a current of 10 ampere in upward direction is placed in a region where horizontal magnetic field of magnitude 2 into 10 to the power minus 3 Tesla exists from south to north. Find the point where resultant magnetic field is 0. Okay. देखिए 8 वाला साउथ टू नॉर्थ, ये साउथ टू नॉर्थ हमें हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है। इसकी वैल्यू हम फिर से लिखते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 टेस्ला है और हमने एक वायर इसमें रखा हुआ है जिसमें 10 एम्पियर करंट है और ऐसे रखा हुआ है बोर्ड इसके प्लेन के नॉर्मल और जिसमें करंट है बाहर की तरफ, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे करंट जिसमें बाहर की तरफ जा रहा है तो हमने डॉट से दिखा दिया। आई की वैल्यू हमें दे रखी है 10 एम्पियर। अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सर्कुलर लूप के फॉर्म में होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो मान लेते हैं वायर से आर डिस्टेंस पे हमें दिख रहा है ये वेस्ट डायरेक्शन में, हम डायरेक्शन भी यहाँ मेंशन कर देते हैं, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट। आर डिस्टेंस पे वेस्ट डायरेक्शन में देखेंगे जो वायर की फील्ड है और बाहर की फील्ड है दोनों अपोजिट हैं, बस वैल्यू को बराबर करेंगे तो वहाँ पे नेट जीरो हो जाएगा। तो B इक्वल टू क्या होना चाहिए, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बी की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और म्यू नॉट की जगह पे लिखेंगे 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, आई की जगह पे 10 और नीचे ये 2 पाई, आर तो निकालना ही है। देखिए पाई से पाई गया, ये 2 आया और ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर माइनस 3 यानी कि 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, यानी आर इक्वल टू आ जाएगा 1 मिलीमीटर। और वायर के साथ कौन सी पोजीशन है, वेस्ट की तरफ। हम अदरवाइज डायरेक्शन इसमें पता करते करते परेशान हो जाएंगे कि कैसे किस डायरेक्शन में जीरो होगी और किस पॉइंट पे जीरो होगी। तो सीधा मैंने तरीका सिखाया था, वायर के अराउंड हम लोग उसकी मैग्नेटिक फील्ड बना देंगे, सर्कुलर लूप के फॉर्म में होती है, तो अपने को आइडिया लग जाता है किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। जैसे यहाँ पे देखो आउटवर्ड करंट था तो उसका हमने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, तो जहाँ पे अपोजिट होगी डायरेक्शन वहीं पे जीरो हो सकती है और कहीं पे भी जीरो होना पॉसिबल नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे आगे। चलो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10th वाला क्वेश्चन क्या है, 2 पैरेलल वायर्स कैरी इक्वल करेंट्स of 10 ampere along the same direction and are separated by a distance of 2 centimeter. Find the magnetic field at a point which is 2 centimeter from each of these wires. Okay, देखो हमने दो पैरेलल वायर रखे हुए हैं,
तो दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट हम मान के चल लेते हैं। चलिए हमने ऐसे बोर्ड में नॉर्मल डायरेक्शन में रखे हैं ऐसे, और एक यहाँ पे रखा। बीच में गैप R और इन दोनों से R डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने हैं। इसकी करंट आई है और इसकी भी करंट आई है। अब देखिए हम लोग इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो पॉइंट P पे किस डायरेक्शन होगी ये हमें समझना पड़ेगा। तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम R रेडियस का, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, सर्कल के फॉर्म में ही होगी, तो R रेडियस का सर्कल ड्रॉ करके देखते हैं। ऐसे R रेडियस का सर्कल ड्रॉ करके हम देखते हैं ऐसे। तो यहाँ पे करंट हमने इनवर्ड ली तो ऐसे क्लॉकवाइज होगा सर्कल मैग्नेटिक फील्ड का। सेम मैनर में इसमें देखोगे, ये हम इसका R रेडियस का सर्कल ड्रॉ करते हैं, इसमें भी क्लॉकवाइज होगी। तो अपने को अब दूसरा डायग्राम बना लेना है जिसमें ये शो हो गया कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगी और इसकी इधर जाएगी, और ये हम एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बना लेते हैं रेफरेंस के लिए। अब और अच्छे से समझते हैं, चलो दूसरा डायग्राम बनाते हैं। देखो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसकी जो होगी वो इसके नॉर्मल ऐसे इधर जाएगी, मान लेते हैं P है। इसकी जो होगी वो इसके नॉर्मल इधर जाएगी। अपने को बस ये इसकी सर्कुलर फील्ड पूरी बना के इतना आइडिया लग रहा है कि इसकी इधर जाएगी और इसकी इधर, ऐसा तो नहीं है कि इसकी इधर जा रही हो और इसकी इधर जा रही हो। केवल अपने को ये जज करना है कि पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरफ जाएगी। देखो अब हमने ये वाला एंगल थीटा लिया और ये भी थीटा लिया, ये R है, ये भी R है और ये भी R है, ठीक है। ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। अब देखो ये क्यों थीटा होगा, देखिए एक काम करते हैं, हम इसमें एंगल्स को यहाँ से डिसाइड करते हैं तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। यहाँ से डिसाइड करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लग रही, यहाँ से देख लेते हैं हम, कोई बात नहीं है, यहाँ से देख लेते हैं इसको एंगल को। तो देखो ये थीटा लिया, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इसके नॉर्मल, और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वाली वो इसके नॉर्मल। दो लाइन के बीच का एंगल उनके नॉर्मल के एंगल के बराबर ही होता है। तो यहाँ अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, अगर यहाँ ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा, ठीक है। और अगर यहाँ से लेंगे थीटा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो 90 माइनस में थोड़ा फिर अपने को अनकंफर्टेबल हो जाता है कंपोनेंट्स देखने में, तो हमने यहाँ से ले लिया ये थीटा, ये थीटा, तो इसके हिसाब से ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं वर्टिकल वो तो कैंसिल हो जाएंगे, पॉइंट P पे b साइन थीटा और b साइन थीटा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे 2b cos थीटा। तो नेट फील्ड दोनों वायर की P पॉइंट पे ये आ जाएगी 2b cos थीटा। b की वैल्यू क्या होगी, लॉन्ग वायर है, म्यू नॉट आई अपान 2 पाई r, और cos थीटा क्या होगा वो भी हम निकाल लेते हैं। देखिए ये r है और ये बाइसेक्टर दिया हुआ है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी r/2, ये भी क्या हो जाएगी r/2। तो हमें cos थीटा की वैल्यू चाहिए, कोई बात नहीं, तो sin थीटा की तो यहाँ से डायरेक्टली पता चल जाएगी। sin थीटा क्या हो जाएगा r/2 अपान r, मतलब 1/2, यानी कि थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। तो ये cos 30 डिग्री। अब अपने को क्या है कि सारी बस वैल्यूज उठा के रखनी है और कैलकुलेशन करनी है। तो bp इक्वल टू 2 से 2 काट दो,
ये 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, ओके। और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। बस यही आंसर आ जाएगा। इसमें जितना जो कैंसिल होने वाला है वो कैंसिल कर देते हैं। ये क्या बचेगा 10⁻⁻5 यहाँ से एडजस्ट होगा और इसके साथ एडजस्ट होगा तो 10⁻⁻4, यानी √3 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, ये आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है दोनों वायर के बीच में गैप आर दिया था और ऐसे पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी जिसकी दोनों वायर से डिस्टेंस स्मॉल आर है और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस वाले वायर की इधर की तरफ जाएगी या इधर की तरफ जाएगी, इसकी भी इधर जाएगी या इधर जाएगी, ये चेक करने के लिए हमने क्या किया, इस वायर की जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सर्कुलर लूप के फॉर्म में इस पॉइंट को कवर करते हुए लूप बनाएंगे जिससे इस पॉइंट पे अपने को जजमेंट बन जाए। तो इस वाले की मैग्नेटिक फील्ड इधर, ऐसे इसका लूप बनाया तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर, और ये तो अपने को मालूम है कि पोजीशन के नॉर्मल ही होगी, यानी इसकी फील्ड इसके नॉर्मल, इसकी फील्ड इसके नॉर्मल, ये थीटा लिया तो ये भी थीटा और ये लिए थीटा लिया तो ये भी थीटा हो जाएगा। ओके, चलिए अब अपने और आगे क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कंसीडर ए स्ट्रेट पीस ऑफ लेंथ ऑफ एक्स ऑफ ए वायर कैरिंग ए करंट आई, फुल स्टॉप, let P be a point on the perpendicular bisector of the piece situated at a distance d from its middle point. Show that for d is much greater than x, magnetic field at P varies as 1/d square, where for d vary less compared to x, it varies as 1/d. चलिए इसको देखते हैं। 14 वाला क्वेश्चन, इसमें एक हमने x लेंथ का वायर ले लिया, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये P, तो फिर ये अगर थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पढ़ते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, μ0I अपान 4πd साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू थीटा हो जाएगी, तो यहाँ अंदर मैं लिख देता हूँ 2 साइन थीटा, इससे ये गया और ये हो जाएगा μ0I अपान 2πd इंटू साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये क्या है x/2 और ये क्या होगा, तो वैल्यू अपने रख लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका x/2, x/2 अपान √d² प्लस x²/4। चलिए अब इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 2x अपान √4d² प्लस x²। अब उठा के हम यहाँ पे रखते हैं तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा μ0I अपान 4πd और साइन थीटा की जगह पे 2x अपान √4d² प्लस x²। देखिए इसमें पहला केस अपने को क्या दिया हुआ है,
d इज मच ग्रेटर देन, जब d आपका मच ग्रेटर देन x है तो यहाँ से x हट जाएगा, तो b इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट आई 2x अपान, और ये क्या बचेगा 2d 4 पाई, और 4 पाई की जगह हम 8 पाई लिख देते हैं, और क्या हो जाएगा डी स्क्वायर। तो अपने यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। देखिए x क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, जो तो फिक्स है वो तो चेंज नहीं हो रही, अपने चेंज क्या कर रहे हैं, d को चेंज कर सकते हैं, लेंथ तो चेंज कर नहीं सकते, तो बाकी चीजें फिक्स हो जाएंगी, तो b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, डी स्क्वायर। अब इसकी नेक्स्ट कंडीशन पे भी अपने दिमाग लगाते हैं। देखिए अब दूसरी कंडीशन हम लोग को क्या दे रखी है, d इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू x। चलो तो हम उठा के रखते हैं, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 4 पाई डी इंटू x काफी बड़ा है तो x को छोड़ देंगे हम, x काफी बड़ा है तो d को छोड़ देंगे इधर, तो फिर क्या आएगा 2x डिवाइडेड बाई नीचे x आ जाएगा, और b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, d। इस तरह से यहाँ पर b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, d आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी हमने फार्मूला पढ़ा था, उसी फार्मूले के अंदर खाली हमें अप्रोक्सीमेशन करके रिजल्ट बताने थे कि अगर हम स्मॉल डिस्टेंस करते हैं फ्रॉम द वायर्स या लार्ज डिस्टेंस करते हैं तो रिजल्ट कैसे हो जाएंगे, वो देखिए यहाँ पे हमने करके देख लिया था। चलिए अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, फिगर 35E5 shows a square loop ABCD with its length A. Full stop. The resistance of the wire ABC is smaller and for ADC is 2R. Find the magnetic field B at the center of the loop assuming uniform wires. देख लो ए बी सी का रेजिस्टेंस हमें आर दिया है और ए डी सी का, देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने में वैसे तो रेजिस्टेंस का कोई रोल है नहीं अगर करंट आपको गिवन है तो, लेकिन यहाँ पे क्या है अपने को करंट ही निकालनी पड़ जाएगी एबीसी और एडीसी में, इसलिए रेजिस्टेंस का रोल है। तो मान लेते हैं ए बी सी में करंट है I1 और ए डी सी में करंट है I2। अब करंट डिवीजन लॉ लगाते हैं पैरेलल सर्किट का, I1 इक्वल टू क्या आएगा, I इंटू 2R अपान 2R प्लस R 3R, तो फिर ये क्या हो जाएगा 2I/3। I2 इक्वल टू निकालेंगे तो क्या होगा I इंटू R अपान 3R, तो फिर क्या आ जाएगा
I/3, ठीक है। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो ये स्क्वायर ही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए बी सी और ए डी सी दोनों में करंट का ही डिफरेंस है, जिसकी वजह से हम सेंटर पे खड़े होंगे तो ए बी सी पार्ट में क्लॉकवाइज करंट दिखेगी और ए डी सी में एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ए बी सी पार्ट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अंदर की तरफ होगी और ए डी सी पार्ट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऊपर की तरफ होगी। और जो ये वाला वायर है सेंटर से पास होगा, ये वाला वायर भी सेंटर से पास होगा, तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो और इसकी भी जीरो। केवल अपने को ये चार साइड्स की देखनी है। अब देखिए, अब देखिए हम ए बी का निकालते हैं। ए बी और बी सी में सेम वैल्यू आएगी, हम खाली ए बी का निकाल के देखते हैं। अल्फा और बीटा दोनों आपके 45 डिग्री होंगे और जो नॉर्मल डिस्टेंस है डी वो यहाँ से साइड के हाफ के बराबर होगी। साइड हमें इसमें ए दे रखी है तो a/2 हो जाएगी। तो जितना ए बी का मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही बी सी का। तो हम ए बी सी की बात करें अब, तो इसको B1 लिख देते हैं। क्या आ जाएगा? 2 इंटू म्यू नॉट I1 अपान 4 पाई डी साइन अल्फा साइन बीटा दोनों 45, तो 2 साइन 45। तो B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट I1, I1 की जगह क्या आएगा? और D की जगह क्या आएगा? a/2। तो कुल मिला के क्या आ गया? म्यू नॉट I और 2 एक ऊपर है और ये वाला भी ऊपर जाएगा तो 4 आ जाएगा, पाई a√2। ये B1 आ गया। सेम मैनर में हम ADC की बात करेंगे तो AD और DC दोनों की फील्ड सेम होगी क्योंकि दोनों में करंट सेम है। तो अगर हम ADC के लिए देखें तो उसमें भी खाली करंट I2 डिफरेंट है, बाकी नॉर्मल डिस्टेंस D AD और DC दोनों के लिए a/2 आएगी। अल्फा और बीटा दोनों 45 होंगे। इसको हम B2 लिख देते हैं। क्या आएगा? म्यू नॉट, और 2 तो बाहर इसलिए लगा देते हैं क्योंकि AD और DC दो अलग अलग कंडक्टर माने जाएंगे, अपान 4 पाई टी इंटू 2 साइन 45। तो म्यू नॉट पाई डी की जगह पे a/2 और I2 कितना है वो निकाला है हमने, I/3 1/√2। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। इसमें भी 3 बचेगा, ये 3√2, 3 छूट गया था कैलकुलेशन में, ये 3 तो बचेगा ही। इसमें भी ये 3, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो ये आएगा 2 म्यू नॉट I अपॉन पाई a/3√2। अब इसमें ये जो B1 मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाली है ये इनवर्ड होगी और ये आउटवर्ड होगी। फिर एक बार मैं बता दूं, वैसे तो रेजिस्टेंस का कोई रोल है नहीं अगर कंडक्टर में करंट गिवन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, टोटल करंट I फ्लो हो रही है, फिर डिवाइड हो रही है ABC और ADC में, तो हमें रेजिस्टेंस के हिसाब से I1 और I2 की वैल्यू मिलेंगी। इसलिए यहाँ पे रोल रेजिस्टेंस का रहेगा। I1 और I2 करंट डिवीजन लॉ से निकालें। सारे कंडक्टर्स के लिए AB, BC, AD और DC सबके लिए 2 चीजें कॉमन है, वो है अल्फा बीटा 45 और D की वैल्यू a/2, वो हमने रख दिया। अब हम दोनों अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड हुए तो एक को प्लस मानेंगे तो दूसरे को माइनस।
देखो ये वैल्यू ज्यादा है तो इसको प्लस कर देते हैं और इसको माइनस, तो O पे नेट फील्ड क्या आ जाएगी, B1 माइनस B2, मतलब 4 म्यू नॉट I अपान पाई ए 3√2 माइनस 2 म्यू नॉट I ये आंसर हमको मिल जाएगा। चलो हम लोग नेक्स्ट 24 क्वेश्चन पे आते हैं। 24 क्वेश्चन क्या है मैं रीड करके बताता हूँ। ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ sides A is formed by bending a wire of length 2 pi r. Okay. When which carries a current I, part A, find the magnetic field B at the center of the polygon. Part B, by putting n equal to infinity, deduce the expression for the magnetic field at the center of the circular current. Okay. चलिए हाँ, इसमें क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन हमने लिया है, ठीक है। चलिए रेगुलर पॉलीगन जिसमें एन साइड्स हैं, चलिए ये हमने इसका सेंटर लिया, ये अल्फा बाई 2 एंगल, ये भी अल्फा बाई 2 एंगल। चलिए हम एक साइड ए मान के चल लेते हैं अभी, और ये डिस्टेंस हम जो नॉर्मल डिस्टेंस है उसको x मान के चल लेते हैं, और ये पी क्यू। जितनी मैग्नेटिक फील्ड एक साइड की होगी पॉलीगन के, उतनी सबकी होगी और सेम डायरेक्शन में होगी, तो हम एक का निकालते हैं और उसका n टाइम्स कर देते हैं। तो हम बात करते हैं फॉर पी क्यू, बी इक्वल टू म्यू नॉट नंबर ऑफ साइड्स एन दिया आई अपान 4 पाई डी, अल्फा और बीटा दोनों अल्फा बाई 2 हो गए तो 2 साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। जो कट सकता है वो हम अभी काट देते हैं, तो ये आ गया म्यू नॉट एन आई अपान 2 पाई डी साइन अल्फा बाई 2। और अब हम क्या करते हैं, d मतलब नॉर्मल डिस्टेंस, जो हमने यहाँ पर x लिखी है, तो tan अल्फा बाई 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a बाई 2 अपान x, यानी कि x इक्वल टू ये आ जाएगा a अपान 2 tan अल्फा बाई 2। इसी को अपने d बोलते हैं फार्मूले में, तो d की जगह उठा के हम ये रख देंगे, तो b क्या आ जाएगी, एक पी क्यू साइड के लिए म्यू नॉट एन आई अपान 2 पाई, d की जगह क्या होगा, a अपान 2 tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2। चलिए 2 से 2 चला गया, और ये हो गया म्यू नॉट एन आई अपान पाई ए इंटू tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2, तो b इक्वल टू ये आ जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपान पाई ए tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2। अब हमें ये दे रखा है जो लेंथ है, टोटल लेंथ वायर की, वो 2 पाई आर है, तो एन ए इक्वल टू 2 पाई आर होगा, यानी ए के प्लेस पे क्या आएगा
2πr/n आ जाएगा। और जो सेंटर पे एंगल बन रहा है अल्फा, वो क्या होगा 2π/n। एक ही प्लेन पे टोटल एंगल कितना बनता है सेंटर पे 2π बनता है, 2π डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ साइड्स, ये हो गया। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा μ0 n/π, एक ही जगह पे क्या आएगा 2πr/n, n स्क्वायर हो जाएगा फिर इधर, और इधर क्या हो जाएगा tan π/n इंटू sin π/n। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या मिल गया कि μ0 n²i/2π²r, और ये tan π/n इंटू साइन π/n। ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे लिखा जा सकता है। BO इक्वल टू ये आ गया। हमने PQ से शुरू किया लेकिन यहाँ पे n मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि अपने आप ये सेंटर पे रिजल्टेंट फील्ड ही है। तो चाहे तो हम यहीं से इसको BO लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, PQ से शुरू किया इंटू n कर दिया, तो इसका मतलब वो रिजल्टेंट हो गया। अब ये हमारा पार्ट A हो गया। अब पार्ट B में हम लोगों ने ये पढ़ा होता है, देखो लिमिट थीटा टेंडिंग टू इन्फिनिटी tan θ/θ इक्वल टू लिमिट थीटा टेंडिंग टू इन्फिनिटी sin θ/θ इक्वल टू क्या होगा 1। अब इसको हम लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखते हैं, और μ0I/2r, और π/n ऐसे लिखते हैं tan π/n/π/n, इधर sin π/n/π/n। ये भी बंद हो जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा मैथमेटिकल टूल के हिसाब से। तो BO कितना आ जाएगा अब μ0I/2r। तो ये पार्ट हमारा जो है वो B वाला पार्ट है, और ये वाला A वाला पार्ट है। तो B वाले पार्ट में यही प्रूव करना था कि अगर हम पॉलीगन की साइड को इन्फिनिटी कर दें तो प्रूफ कीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड सर्कल के सेंटर पे जो आती है वही आएगी। और ऐसे भी वैसे भी आपको समझ में आना ही चाहिए, ये बात बहुत अच्छे से समझ में आना ही चाहिए कि जब पॉलीगन के अंदर इन्फिनिटी साइड्स हो जाते हैं तो उसको हम सर्कल बोलते हैं, या सर्कल जो होता है इन्फिनिटी साइड का पॉलीगन ही होता है। सर्कल आपका इन्फिनिटी साइड का पॉलीगन ही होता है। देखिए वो 1 बाय 1 हम लोगों ने ये मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू भी प्रूफ कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम 26 वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। 26 वाला क्वेश्चन क्या है? ए स्ट्रेट लॉन्ग वायर कैरीज ए करंट ऑफ 20 एम्पियर, another wire carrying equal current is placed parallel to it.
दोनों पैरेलल वायर हैं और इक्वल करंट है. ओके, if the force acting on the length of 10 centimeter of the second wire is 2 into 10 to the power minus 5 Newton, then what is the repulse separation between them? Okay. देखिए हमने दो वायर ले लिए, ठीक है, दो लॉन्ग वायर होंगे ये. तो पहले वायर में करंट और दूसरे वायर में करंट दोनों में सेम दे रखी है. फर्स्ट वायर से दूसरे वायर के 10 सेंटीमीटर लेंथ के ऊपर फोर्स की बात की गई है और हम लोग और गैप मान लेते हैं दोनों के बीच का स्मॉल r. हम लोग दोनों के बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ जानते हैं. तो फोर्स पर यूनिट लेंथ नहीं है, 10 सेंटीमीटर लेंथ पे दिया हुआ है F2 के. तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा ये, तो हम ऐसे लिखेंगे F2 डिवाइडेड बाई L. ये कर देते हैं तो ये क्या होगा, म्यू नॉट ये L2 लिख देते हैं तो ज़्यादा ठीक समझ में आएगा. म्यू नॉट I1 I2 अपान 2 पाई R. तो F2 कितना दिया हुआ है हमें, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 दिया है. L2 कितना दिया हुआ है, 0.1 दिया हुआ है. या हम सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं तो सेंटीमीटर में ही आंसर आ जाएगा. और म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 पाई. I1 I2 क्या है, ठीक है. तो ये वाला 2 ये वाले 2 से हम कैंसिल कर देते हैं तो R इक्वल टू क्या आएगा, 400 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर माइनस 5. ये इससे कट गया 10 टू द पावर माइनस 2. तो फिर ये बचेगा 40 सेंटीमीटर. इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच का गैप 40 सेंटीमीटर होगा. मैंने पहले भी बोला था कन्फ्यूजन यही होता है कि फोर्स हमें पर यूनिट लेंथ गिवन है या किसी लेंथ पे गिवन है. तो ये कन्फ्यूजन अगर हम सही से क्लियर नहीं करेंगे तो क्वेश्चन गलत होने ही हैं. तो इनको सही तरीके से समझने के लिए हमें यूनिट पे ध्यान देना होगा. फोर्स न्यूटन पर मीटर दिया है, न्यूटन दिया है, इसमें हमें न्यूटन दिया है. इसका मतलब किसी लेंथ पे फोर्स गिवन था और वो लेंथ कितनी थी सेकेंड वायर की, 10 सेंटीमीटर. और फिर अपने सेपरेशन की बात हो रही है, ठीक है. चलिए अब हम बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की. अब हम बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की. वो क्या है, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज फिक्स्ड. A long straight wire is fixed horizontally and carries a current of 50 ampere. A second wire having linear mass density 1 into 10 to the power minus 4 kilogram per meter is placed parallel to and directly above this wire at a separation of 5 mm. Full stop. What current should this second wire carry such that magnetic repulsion can balance its weight? Okay. देखिए 30 वाले क्वेश्चन में एक लॉन्ग वायर हॉरिजॉन्टली फिक्स है.
इसके डायरेक्टली अबव रखा है एक वायर हमने, ठीक है। अब इसमें करंट तो अपोजिट डायरेक्शन में ही होनी चाहिए, नहीं तो ये अट्रैक्शन होगा, बीट तो ऑलरेडी नीचे लग ही रहा होगा, तो ये बैलेंस नहीं होगा। अपोजिट डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा, बीट नीचे, तो ये बैलेंस कर लेगा। चलिए, और ये जो बात कर रहे हैं एल लेंथ की बात कर लेते हैं हम सेकेंड वायर की। ठीक है, चलिए मान लेते हैं इसमें करंट अपने I2 है, तो जो L लेंथ के ऊपर टोटल फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, वो क्या होगा, म्यू नॉट I1 I2 अपान 2 पाई आर इंटू एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg। म्यू नॉट की वैल्यू उठा के हम लोग रखते हैं, क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। I1 की वैल्यू क्या है 50 इंटू I2 की वैल्यू R कितना है 5 mm। G को 10 ले लेते हैं, ये 2 आ गया, ये 10 आ गया, यानी 20 इंटू I2, और नीचे 10 की पावर माइनस एडजस्ट किया, 10⁻⁻⁴ आ गया। इसको हम m/l लिख देते हैं, ये 0 से एक 0 एडजस्ट कर लो। m/l मतलब लीनियर मास डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर, ये दे रखा है 10⁻⁴, ये दे रखा है 10⁻⁻⁴, और इधर आपका 2 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू I2, तो इससे ये कट गया, तो I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 एम्पियर। एक बार फिर से मैं बता दूं, हमने L लेंथ ली सेकेंड वायर की, जिसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स, करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा, इसका ये तो फिक्स है। फिर ये मैग्नेटिक फोर्स बीट को बैलेंस करेगा। I1 हमें दिया हुआ है 50 एम्पियर, तो हमने वो ले लिया, और इसकी L लेंथ पे लगने वाला फोर्स इसका क्या होगा, म्यू नॉट I1 I2 अपान 2 पाई आर इंटू एल इक्वल टू mg कर देना है। ये सब वैल्यू उठा के हमने रख दी, यहाँ से देखिए हमने कैलकुलेशंस कर डाली हैं, और गैप दिया हुआ है हमें 5 mm, यानी 5 इंटू 10⁻⁻³ मीटर, और m/l मतलब लीनियर मास डेंसिटी जो दे रखी है 10⁻⁻⁴, तो अपना आंसर ये आ जाएगा। चलिए अब हम जो है, चलिए हम लोग अब 31 क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर लूप PQRS कैरिंग ए करंट ऑफ 60 एम्पियर इज प्लेस्ड नियर ए लॉन्ग वायर carrying a 10 ampere as shown in figure 35E10 part is show that magnetic force acting on the part PQ is equal and opposite to that on the part RS। ओके, ठीक है। पार्ट बी, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द स्क्वायर लूप। ये हमें 10 एम्पियर करंट का एक लॉन्ग वायर गिवन है, और यहाँ से एक 1 सेंटीमीटर गैप पे, और इसकी साइड 2 सेंटीमीटर है, स्क्वायर लूप प्लेस किया गया। करंट ऐसे है, इसमें करंट कितनी है 60 एम्पियर, तो PQRS ये नेमिंग की गई है, कोई बात नहीं,
चलिए पार्ट ए पे आते हैं। पार्ट ए में क्या बोला है, शो दैट द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्ट पी क्यू इज इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑन पार्ट आर एस। ओके, देखो हम लोग यहां से खड़े होके देखेंगे, इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आई क्योंकि करंट क्लॉकवाइज, तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में देखेंगे आर एस के ऊपर जो फोर्स लगेगा, देखिए ये एल वेक्टर इधर है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, सॉरी, तो ऐसे करेंगे, थंब नीचे की तरफ जा रहा है और इसमें थंब ऊपर की ओर जा रहा है। अब एल क्रॉस भी इसमें भी करो, इसमें भी थंब ऐसे ऊपर की ओर और इसमें थंब नीचे की ओर ऐसे आएगा। इस तरीके से देख सकते हैं ऐसे, और फील्ड आपके ऐसे नीचे अंदर की तरफ है, तो ऐसे एल क्रॉस भी करेंगे। तो इसमें ये जो फोर्स है एफ आर एस वाला पी क्यू के इक्वल एंड अपोजिट ही होगा, क्योंकि अपोजिट है ये तो दिख रहा है। अब अपने हम पी क्यू को जितने भी पार्ट में चाहे डिवाइड कर लें, उतने ही पार्ट में आर एस को, तो कोई भी पार्ट कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल सिमेट्रिक पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड जितनी इस पार्ट पे होगी उतनी इस पार्ट पे, जितनी इस पार्ट पे होगी उतनी इस पार्ट पे होगी। तो इसलिए ये तो श्योर है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पी क्यू और आर एस के ऊपर सेम होंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड आर एस और पी क्यू के सेम होंगे। क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट सिमेट्रिक है। जैसा आर एस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वैसा ही पी क्यू, क्योंकि ये लॉन्ग वायर दिया हुआ है। अब बात आती है बी वाले, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन द स्क्वायर लूप। तो स्क्वायर लूप के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अपने निकालेंगे। उसके लिए इन दोनों का तो कैंसिल हो जाएगा, केवल हमें ये निकालना है एस पी और क्यू आर का। लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर और ये लॉन्ग वायर, तो हम एस पी के ऊपर लिखते हैं पहले म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर इंटू लेंथ दोनों की बराबरी होगी एल कर देते हैं। देखिए ये दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो रिपल्सिव होगा फोर्स, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में, इसमें अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, ये आपको मालूम ही होना चाहिए। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो इन दोनों के बीच रिपल्सिव, और इन दोनों की करंट सेम डायरेक्शन में तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव होगा। और ऐसे ही हम लोग बात करेंगे क्यू आर के ऊपर, तो फिर क्या आ जाएगा म्यू नॉट I1 इंटू I2 इंटू एल अपॉन 2 पाई आर प्लस ए। अब देखिए इसकी और इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा फोर्स, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा एफ नेट को हम क्या लिखते हैं लार्जर माइनस स्मॉलर, एफ एस पी माइनस एफ क्यू आर। तो फिर क्या हो गया म्यू नॉट I1 I2 एल अपान 2 पाई 1 अपान आर माइनस 1 अपान आर प्लस ए। तो ये सॉल्व करेंगे, आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 इंटू एल 2 पाई, ये आ जाएगा R इंटू आर प्लस ए माइनस आर। तो अल्टीमेटली जो नेट फोर्स आया है वो क्या आया म्यू नॉट I1 I2 इंटू एल, ऊपर ए आ गया, अपान 2 पाई आर, ये नेट फोर्स आ जाएगा। अब इस फोर्स में खाली हमें वैल्यू रखनी है। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, I1 मतलब 10, I2 मतलब 60, L मतलब जो है 2 सेंटीमीटर, A मतलब
एल मतलब 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमने जो ए लिया हुआ है, ए को हम लोग एल ही ले सकते हैं। ए और एल एक ही बात है, ठीक है, ए और एल एक ही बात है। तो फाइनली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट I1 I2 एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर प्लस एल। मैंने ये R माना था और ये A लिख के सॉल्व कर दिया, और ये जो A है ये वाली साइड स्क्वायर है, इसलिए ये और जो L हमने जो वर्टिकल साइड का लिया है वो दोनों सेम ही होंगे। A मतलब ये वाली साइड की लेंथ और L मतलब ये, दोनों ही सेम होंगे क्योंकि स्क्वायर लूप दिया हुआ है। अब L की जगह पे 2 सेंटीमीटर, R की जगह 1 सेंटीमीटर, I1 I2, I1 की जगह 10, I2 की जगह 60 एम्पियर रख के अपने फाइनल आंसर फाइंड कर लेंगे। चलिए अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग अब आते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? ई सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर कैरीज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर एन इलेक्ट्रॉन क्रॉसेस द प्लेन ऑफ द लूप विद ए स्पीड ऑफ 20 into 10 to the power 6 meter per second. The direction of motion makes 30 degree with the axis of the circle and passes through its center. Find the magnitude of magnetic force on the electron at the instant it crosses the plane. देखिए ये हमने एक सर्कुलर लूप लिया, ठीक है, रेडियस चलो इसकी हम कैपिटल R लिख देते हैं, करंट I है वो वैल्यू रख लेंगे। तो इसमें ये इसकी एक्सिस हुई और एक चार्ज Q एक्सिस के साथ 30 डिग्री पे निकलता है। जब सेंटर को जस्ट क्रॉस करेगा तब इस चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अपने को बताना है। तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी और हम चलो इसको ऐसे करंट की डायरेक्शन मान लेते हैं, वो तो हमें दिया नहीं है, कोई भी मान लें उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमने एंटी क्लॉकवाइज मान ली तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इधर हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज की वेलोसिटी के बीच एंगल कितना हो गया? 30। वैसे भी मैग्नीट्यूड पूछा, इधर मान के चलते तो 150 एंगल ले लेते, तो मैग्नीट्यूड ही पूछा है, माइनस आता कुछ रिजल्ट, कोई बात नहीं है। अब हम बात करते हैं F इक्वल टू क्यू पी बी साइन थीटा। बी तो मालूम ही है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? म्यू नॉट I अपॉन 2R साइन 30। अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ना है। इसमें हमें ये दिया हुआ है डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ द लूप, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। चलिए अब मैग्नीट्यूड की बात करनी है तो हम सब वैल्यू मैग्नीट्यूड में रख देंगे। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, वेलोसिटी कितनी है? 20 इंटू 10 टू द पावर 6। म्यू नॉट की वैल्यू क्या है? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। और करंट कितना है वो भी दिया ही होगा 10, और अपान में 2R, R की वैल्यू भी गिवन होगी 20 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू साइन 30 मतलब 1/2। तो इतना न्यूटन मैग्नेटिक फोर्स इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम करेगा।
ये आपका जब इलेक्ट्रॉन जस्ट इसके सेंटर को मतलब प्लेन को क्रॉस कर रहा होगा तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन का के ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स ये हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सर्कुलर लूप उसके बीच एंगल 30 डिग्री होगा। तो क्यू चार्ज बी वेलोसिटी से मूव करता है बी मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल के साथ, तो फार्मूला क्यू बी साइन थीटा होता है, उसको हमने लगा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं अपने। थर्टी 39 वाले क्वेश्चन। इस सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस कैपिटल आर कैरीज ए करंट आई, another loop of radius small r very less as compared to capital R carries current small I and is placed at the center of larger loop. The planes of the two circles are right angle to each other. Find torque acting on the, देखिए ये हमने बड़ा लूप लिया और ये हमने स्मॉलर लूप लिया, दोनों का सेंटर कॉमन है, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस स्मॉल आर है, इसमें करंट कैपिटल आई इसमें स्मॉल आई है। अब हमने जो कंडीशन ली है कैपिटल आर इज मच ग्रेटर देन आर, इसका मतलब ये है कि छोटा वाला लूप बड़े वाले लूप के सेंटर पे ही आएगा, सेंटर से ज़्यादा इधर उधर स्प्रेड नहीं करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हम छोटे वाले लूप के अंदर हर पॉइंट पे कांस्टेंट मानेंगे और क्या मानेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2r जो कि बड़े लूप की होगी। और अब टॉर्क की बात करते हैं हम। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी साइन थीटा, यानी m इक्वल टू क्या होता है एन आई ए, ये ए की जगह पाई आर स्क्वायर बी। अब b की जगह क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो ये टॉर्क इसके ऊपर लगेगा। मैग्नेटिक मोमेंट हमें किसका लेना है, जिसके ऊपर टॉर्क निकालना होता है, मैग्नेटिक मोमेंट छोटे लूप का लेना है। अब देखिए दोनों लूप के प्लेन एक दूसरे के नॉर्मल हैं, इसका मतलब दोनों की फील्ड नॉर्मल होंगी। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं बड़े वाले लूप की फील्ड के साथ छोटे वाले लूप का मैग्नेटिक मोमेंट 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। बड़े वाले लूप के साथ छोटे वाले लूप का मैग्नेटिक मोमेंट 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। मैग्नेटिक मोमेंट एन आई ए होता है, टर्न एक ही है तो इसलिए आई इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बी की जगह पे लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2r, सेंटर पे ही हम इसको सेंटर्ड मान लेंगे, बहुत छोटा है इसलिए हम मान लेंगे बड़े लूप के सेंटर पे ही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी, जिसकी वजह से हम ये सिंपल सा। ओके, बेस्ट ऑफ लक तुम लोगों के लिए। ये चैप्टर के काफ़ी हद तक क्वेश्चन हमने बता दिए हैं। अब इसी चैप्टर के बचे हुए क्वेश्चन अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।